नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग। आपने हाल के दिनों में सुना होगा MDH मसाले की खबर सामने आई कि वो MDH मसाला जो हर घर में इस्तेमाल हो रहा है उसमें भी मिलावट पाई गई और हिंदुस्तान के बाहर इसका पता चला और उसके बाद उस देश में इन मसालों के ऊपर सवाल उठे। न सिर्फ MDH, एवरेस्ट कंपनी, उसके बाद बहुत सारे मसालों के ब्रांड के ऊपर जांच पड़ताल शुरू हुई। लेकिन मन में ये सवाल उठता है कि ये जब दूसरे देश में पता चला उसके बाद जांच पड़ताल क्यों शुरू होती है? हम यहाँ पर कितने जागरूक हैं? और बात सिर्फ मसालों तक की नहीं है। कुछ दिनों पहले आपने ये भी सुना होगा कि नेस्ले कंपनी, जो बहुत बड़ी कंपनी है और जो बच्चों के खाने पीने की चीज़ें भी बनाती है, जैसे सेरेलैक जो इन्फेंट फूड है, उसमें चीनी की मिलावट इतनी पाई गई जो नुकसानदेह थी बच्चों के लिए, यानी कि एडेड शुगर बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं, वो उसमें पाया गया। और सबसे ज़्यादा वो जो प्रोडक्ट बेच रहे थे इंडिया में, ब्राज़ील में, उसमें पाया गया, दूसरे विकसित देशों में नहीं। तो यहाँ पर एक भेदभाव की भी बात सामने आई है। इसी तरह से कई खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नज़र आती है। लेकिन आज के दौर में जब हम घर के बाहर भी बहुत खाना खाते हैं तो हम सब एक कंज्यूमर के तौर पर भी कितने जागरूक हैं। सब्जियां आप खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, किसी के ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है, किसी पे कलर किया होता है, किसी में चीज़ें केमिकल डालकर वो पकाया हुआ होता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे हम बचें, कैसे जागरूक बने, ये भी हमारा मकसद है बातचीत करने का, क्योंकि हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि क्या खा रहे हैं हम लोग। और हमारे साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे पहले मैं एक रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया भी चाहूँगी कि जब आप लोगों ने, सब लोगों ने सुना कि आपके घर में पाए जाने वाले हल्दी, मिर्च, सांभर पाउडर और करी पाउडर, इन सब में मिलावट है और आपकी सेहत को वो नुकसान पहुँचा रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हल्की फुल्की से मिलावट है, तो क्या रिएक्शंस आप में हुआ था? आप में से कोई भी बोलना चाहेंगी? मैं काफ़ी शॉक थी क्योंकि ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो हमें लगता है हमारे ब्रांड्स हैं, इतने सालों से हम इनके यूज़ करते आ रहे हैं प्रोडक्ट्स। मुझे लगा मेरे घर में कोई धोखा हो गया है। धोखे जैसी बिल्कुल वही भावना थी। MDH है, एवरेस्ट है, आप ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं, आप इस्तेमाल करती हैं? हाँ, मैं इस्तेमाल करती हूँ। और जैसे ही मैंने न्यूज़ में, उसमें अखबार में पढ़ा, मैं तो हैरानी रह गई। क्या किया आपने? मसाले निकाल के बाहर फेंके? मसाले बाहर निकाल के नहीं फेंके हैं, परंतु इस बारे में मेरे को ज़्यादा चिंता हुई कि जो हमने कंज्यूम कर लिया उससे हमारी हेल्थ जो इफेक्ट हुई है, उसकी रेमेडी क्या होगी, क्या उसके लिए सोल्यूशन निकाला जाएगा। अब क्या सोच रहे हैं आप लोग? मतलब इसके लिए क्या उपाय है? इस तरह के बड़े ब्रांड्स भी अगर ये करते हैं तो क्या करें? मैडम, बेसिकली अगर मैं अपने परिवार के बारे में बात करूं तो हम लोग बाहर की चीज़ों से बहुत बचते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ जो आई है वो मेरे लिए कोई सरप्राइज़ नहीं है। मुझे पता है कि हर चीज़ में आज की डेट में मिलावट है, भले वो सब्जी हो, फ्रूट हो, अनाज हो, पानी हो, हवा हो, सब में मिलावट है। तो हम जितना हो सकता है हम अपने घर में बनाए हुए चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये आपने सही कहा कि जब हवा और पानी और मिट्टी में मिलावट है तो कितना कहाँ से बचें, लेकिन जिस चीज़ पे हम बच सकते हैं वो कोशिश ज़रूर करें। तो ये आपने जब सुना खाने पीने की चीज़ों की मिलावट बार बार सामने आती है, कभी ये भी होता है कि भ्रामक विज्ञापन आते हैं, बॉर्नवीटा को क्यों भूलें हम, हॉर्लिक्स को क्यों भूलें, जो सालों से बेच रहे हैं सामान, ये कहकर कि इससे आपके बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी या कद बढ़ जाएगा। हाँ, माँ बाप पिलाते रहे बच्चों को बॉर्नवीटा और हॉर्लिक्स, तो अब वो बदल रहे हैं अपने। जी बिल्कुल जी। मेरा नाम नरेंद्र है और मैं नोएडा में रहता हूँ। तो ये जब न्यूज़ आया तो अब जैसे हम लोग वर्किंग कपल हैं और वर्किंग है तो हमारे घर में ये जितने भी ब्रांडेड है, जैसे कि अब MDH की बात अगर मैं करूँ तो ये हाउस होल्ड नेम्स है। तो हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि MDH जैसे ब्रांड्स, इनके जो स्पाइसेस हैं इसमें परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा इथेनिल ऑक्साइड का प्रेजेंस है। तो इस सब से एक लगता है कि हाँ, हमारे साथ चीटिंग हुई है जी। और दूसरा ये भी लगता है कि जो गवर्नमेंट जो एजेंसियां हैं, FSSAI है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया है, तो इन पे हम जो ट्रस्ट करते हैं तो उस पे भी एक डाउट आ जाता है कि अगर हमने ट्रस्ट किया और फिर हम कंज्यूम कर रहे हैं विथ फुल कॉन्फिडेंस और एकदम से न्यूज़ आता है वो भी किसी अनदर कंट्री से, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इट फील्स लाइक वी आर चीटेड, वी हैव बीन चीटेड। आपने सही कहा कि एक धोखा जैसा लगता है यहाँ पर। मैं वापस आऊंगी आप लोगों के पास सवालों के लिए। हमारे साथ एक पैनल भी मौजूद है और हम पहले उनसे भी बातचीत करना चाहते हैं। जैसा आपने कहा ना कि FSSAI हो या फिर आपकी सरकार हो, उसके ऊपर भी एक डाउट आता है कि क्या कर रहे थे। तो पैनल में हमारे साथ यहाँ पे आलोक सिन्हा जी हैं जो पूर्व CMD रहे हैं FCI के। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक शंकर हैं जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं एम्स में। हमारे साथ ईशी खोसला हैं जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इसके अलावा रेवत हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं
तो किस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं आप, क्या समझाते हैं लोगों को? रमेश चंद्र श्रीवास्तव हैं, पूर्व वीसी पूसा और कृषि विशेषज्ञ। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। एमडीएच मसाले और एवरेस्ट मसाले या बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स, ये सब एक खबर सामने आ गई है, लेकिन मोटे तौर पे या बड़ी बात यह है कि एक कंज्यूमर के तौर पे भी हम लोग किस तरह से जांच पड़ताल करें ये कि हम जो खा रहे हैं वो सेफ है या नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, चूंकि आप पूसा कैंपस पर रहे हैं और आप एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं, कि क्या कोई तरीका है ये जानने का, जब हम बाजार में सब्जी फल खरीदने भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि वैक्स कोटेड फल मिलते हैं, लेकिन चमकदार चमकीले फल देकर सब लोग खुश हो जाते हैं कि यही सबसे अच्छा है। तो कुछ टिप्स आप हमें बताएं, सब्जी में क्या क्या मिलावट होती है, किन किन चीज़ों की? हमने हाल के दिनों में ये भी सुना कि भिंडी जैसी सब्जी में बहुत ज़्यादा मिलावट है। पेस्टिसाइड्स तो है ही, पर जल्दी उगे, जल्दी पके और कमर्शियल रीजंस के लिए कितनी खतरनाक स्तर पर ये मिलावट हो रही है? नहीं, जो सब्जियों और फलों में रहा है वो तो खैर कुछ हद तक बहुत डेंजरस है, काफी कुछ पे पाबंदियां लगाई गई हैं, जैसे आम पे या केले के पकाने के ऊपर इस पे काफी पाबंदियां लगाएंगे कि नहीं, आप इस तरह से नहीं पका सकते। पहले उसका कार्बाइड का प्रयोग होता था आम को पकाने पे, जिसके ऊपर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सब्जियों में, कुछ सब्जियों में ऑक्सीटीन यूज करके उनको जो है जल्दी से बड़ा किया जा रहा था। लौकी का, उसके ऊपर भी, लौकी वगैरह में उसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई और काफी हद तक उसके असर नहीं, लेकिन लोकल लेवल पे हो रहा है। उसमें केवल आपको जागरूक रहना है। जैसे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, फलों में भी बहुत ज्यादा होता है उसको पकाने के लिए। पेस्टिसाइड्स तो हम सुनते आए हैं रमेश जी कि डाला जाता है, जैसे केले हो या आम हो या कोई भी फल हो, कि वो जल्दी पके और उसको बेचा जा सके। लेकिन जहरीली मिलावट भी बहुत, मतलब फल खाना कितना नुकसानदेह है, कैसे जांचें? नहीं, वो उस तरह के उसकी कोई इस तरह ऑन द स्पॉट तो कुछ नहीं है अभी फिलहाल, जहां तक मेरी जानकारी है। ऑन द स्पॉट तो कोई नहीं है जब तक उसकी लैब में टेस्टिंग ना हो। हाँ, केवल एक चीज कह सकता हूँ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे, कि जो सब्जियां बहुत ज्यादा साफ सुथरी और चमकती हुई नजर आए, इसका मतलब कि उसमें कुछ न कुछ उसके साथ छेड़खानी की गई है ताकि वो ज्यादा अच्छी दिखे। ये जो एमडीएच, एवरेस्ट, सेरेलैक, ये तमाम चीज़ों की बातें सामने आई हैं, ये सेरेलैक वगैरह जो है, ये भी लोग समझते थे कि बहुत न्यूट्रिशियस है, बच्चों को हम खिला रहे हैं। आप इस पर बताना चाहेंगी कि क्या न्यूट्रिशियस है, क्या नहीं? जो डब्बे के खाने होते हैं उसके मुकाबले जो घर का बना खाना होता है वो कितना बेहतर होता है? ये तो एकदम कॉमन सेंस है कि जो घर का बना खाना है वो सुपीरियर होगा। ये डब्बे बने थे एक ज़माने में टू हेल्प दोज हु वर नॉट एबल टू ब्रेस्ट फीड, हु वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस द राइट काइंड ऑफ अमाउंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो उनके लिए सप्लीमेंट्री एक वो था। लेकिन ये तो एक वो है एक्स्ट्रा, जैसे एक फैसिलिटी, जब ज़रूरत हो तब आप करें। बट डब्बे वाली चीज़ें तो कभी भी कंपेयर नहीं करेंगी। बीच में ये पूरी एक धारणा मिडिल क्लास में रही, जागरूकता भी कम रही कि आप अगर सेरेलैक दे रहे हैं तो आप बहुत फायदेमंद न्यूट्रिशियस खाना दे रहे हैं, और भ्रामक विज्ञापन भी वहाँ पर है। मार्केटिंग और हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा, हमेशा से लोग जानते थे कि हॉर्लिक्स पिएंगे हाइट बढ़ जाएगी, बॉर्नवीटा शक्ति दे रहा है आपको, तो दैट इज सिंपली मार्केटिंग। इसके ऊपर कोई कार्रवाई कभी नहीं हुई, कोई जागरूकता नहीं थी, इसलिए है क्या? हाँ, जागरूकता नहीं थी। हमने यही सोचा कि ये चीज़ें अच्छी हैं, इसमें इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, किसी ने लेबल पढ़ के नहीं देखा इसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं, इसमें क्या एडिटिव्स हैं, कोई देखता नहीं है इसमें कितनी शुगर है। जागरूकता हम सब में होनी चाहिए, सिर्फ हम सरकारों को ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो विज्ञापन है उनको जरूर ब्लेम करना चाहिए, सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के दिमाग पर भी बहुत असर पड़ता है इन्हें देखकर, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है कि ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। रेवंत, आप जो हैं वो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, तो बतौर एक हेल्थ इन्फ्लुएंसर आप किस तरह से जांच पड़ताल करते हैं कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो फायदेमंद है या नहीं है? तो मैं एक बहुत सिंपल चीज़ करता हूँ, मैं लिटरली जो पैकेज को घुमाता हूँ और उनका लेबल पढ़ता हूँ कि लेबल में काफ़ी हद तक सच्चाई लिखा हुआ रहता है, और मैं कुछ व्यूअर्स को कुछ सिंपल टिप्स भी दूंगा। इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से लिखी जाती है, तो जो पहला इंग्रेडिएंट है वो हाईएस्ट है बाय वेट, फॉलोड बाय द सेकंड इंग्रेडिएंट, फॉलोड बाय द थर्ड। तो अगर शुगर या मैदा पहले 3 इंग्रेडिएंट में है तो वो प्रोडक्ट को ज्यादा मत खाइए, ज्यादा ऑफन मत खाइए, कभी कभार खाइए, ज्यादा मत खाइए। तो ये एक फैक्ट है। दूसरा है कि प्रॉब्लम है कि हम जब पैकेज का पीछे घुमाते भी हैं, भारत में लोग खाली एमआरपी या एक्सपायरी डेट देखते हैं
और जब लंबा एक्सपायरी डेट देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। नहीं, एक फनी सा लाइन है, लॉन्गर द एक्सपायरी डेट द सूनर आर एक्सपायरी डेट ओके एंड लॉन्गर द शेल्फ लाइफ द सूनर शॉर्टर आवर लाइफ। बेसिकली कि प्रेजर्वेटिव ज्यादा होता है अगर वो प्रोडक्ट लंबा चले। आप एक ऑरेंज जूस का ग्लास बाहर रखोगे, फ्रेश ऑरेंज जूस, वो खराब हो जाएगा जी। लेकिन कोई पैकेज ऑरेंज जूस का ग्लास बाहर रखोगे वो 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें इतना प्रेजर्वेटिव्स मिला हुआ है। तो ऐसी चीज आपके लिए कैसे फायदेमंद हो सकती है या कितना नुकसान कर सकती है डॉक्टर साहब? मुझे लगेगा कि मैं मसालों की बात करूंगा। हाँ। तो इथिलीन ऑक्साइड पे बहुत ज़्यादा, बिकॉज इसको कैंसर के साथ जोड़ा गया है जी। तो कैंसर स्पेशलिस्ट होने के नाते मैं इस एरिया पे कमेंट मैं बिल्कुल उस पे भी आना चाहूंगी। वही मैं बोल रही थी कि पैकेज्ड फूड बहुत नुकसानदेह है और मसाले भी वो पैकेज्ड ही थे, सारे पैकेज थे तो प्रेजर्वेटिव डाला गया था। यस, जो भी मसाले, और मैं ये सोच सकता हूँ क्योंकि बाहर जो भी मसाले जाते हैं उनकी खपत बहुत लंबे दिनों के बाद होगी। जैसे इंडिया में मसाले जल्दी यूज़ होते हैं तो हो सकता है प्रिजर्वेटिव की मात्रा यहाँ कम हो। जो मसाले एक्सपोर्ट होते होंगे उनको पता है कि इनका लंबा अगर एक्सपायरी डेट हो या लंबा चले तो मे बी वहाँ वाले मसाले उन मानकों पे खरे नहीं उतरे होंगे और जो लिमिट है उसको वो क्रॉस किया होगा। क्या रूल्स रेगुलेशंस आपसे जानेंगे, पर मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि एथिलीन ऑक्साइड जो है वो एक प्रेजर्वेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है? वो किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है इस तरह के प्रेजर्वेटिव? सबसे ज़्यादा मेडिकल यूज़ में स्टेरिलाइजर के तौर पे यूज़ होता है और प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ होता है और इसके बारे में बहुत पहले से बात हो रही है क्योंकि इंटरेस्टिंग ये है कि इसको माना गया कि WHO क्लासिफाई करता है आयाक मोनोग्राम जो लियोन में है, सो दे क्लासिफाई कार्सिनोजेंस। सो इसको ग्रुप 1 में जब रखा गया तो ये पता चला कि ग्रुप 1 के जो कार्सिनोजेंस होते हैं वो कैंसर पक्का कॉज करते हैं। बट ग्रुप 1 कार्सिनोजन यानी जिनसे सबसे ज्यादा चांसेस है कैंसर होने का, विल कॉज कैंसर, ठीक है? ग्रुप 2 है, ग्रुप 2B प्रोबेबली एंड पॉसिबली कार्सिनोजेनिक। सो इथिलीन ऑक्साइड, बट जितनी भी ह्यूमन स्टडीज़ हुई उसमें किसी में भी, और ये इथिलीन ऑक्साइड है इनहेलेशन फॉर्म में सबसे ज़्यादा देखा गया, लोग एक्सपोज होते हैं और 2 कैंसर, एक तो ब्रेस्ट कैंसर, दूसरा जो हीमोपोएटिक या हिमाटोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं उनके लिए इनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया। बट 20-22 ह्यूमन स्टडीज़ हुई और किसी में भी ये कॉजल रिलेशनशिप नहीं आया। तो ये प्रश्न उठता है कि जब ये कॉज करता ही नहीं है तो इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजन क्यों माना गया? तो ये देखा गया कि एनिमल स्टडीज़ में ये जो है वो ब्रेस्ट कैंसर कॉज कर रहा है, हिमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी, गैस्ट्रिक कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, यूट्रस का कैंसर। जी, पर लोगों को जागरूकता जरूरी है और मुझे लगता है कि हमेशा बेहतर है कि आप अपने लिए जो खा पी रहे हैं उसको देखकर खाएं, फ्रेश खाएं, तो वो हमेशा बेहतर है। पूरे इंसिडेंट्स का एक बात बोलूंगा कि गवर्नमेंट एजेंसी के लिए एक अच्छा मौका है कि जो डाउट है वो हमारा काम है कि वो उसको क्लियर करें। तो अभी आलोक जी ये तो है कि ये सब जो हुआ है उसके बाद जांच पड़ताल होगी और हो गया कि इतने बहुत सारे मसाले के ब्रांड पर रैंडम चेक्स होंगी, पर ये अभी होगा, उसके बाद फिर हम इत्मीनान से सो जाएंगे? नहीं, देखिए मुझे लगता है इसको देखने के लिए हमें एक होलिस्टिक अप्रोच करना पड़ेगा। देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर जब कोई दवा बनाता है या एनीथिंग विच इज़ वैल्यू एडेड न्यूट्रिशन अपने को कहते हैं, वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल। उनके वहाँ अनफॉर्चुनेटली साइंटिस्ट्स को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता जितने MBA ग्रेजुएट्स को दिया जाता है, जिनका काम है 24 घंटे देखने का कि कैसे इनका प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जाए, सेल कैसे बढ़ रही है। फिर उसको एडवर्टीजमेंट मैनेजर्स को दिया जाता है कि लोगों के दिमाग में इसको कैसे लाया जाए। देयर इज़ नो डिफरेंस इन द कॉर्पोरेट अप्रोच, चाहे इंडिया के हो चाहे बाहर का हो। आपने ऑलरेडी हॉर्लिक्स, बोर्नविटा और सेरेलैक का एग्जांपल दिया। जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर व्हिच वाज सो कार्सिनोजेनिक, वो 20-30 साल तक चल रहा था। लेडीज अपने बच्चों को लगाया जाता, बच्चों को लगा रहे थे एंड नो वन कॉट ऑन टू इट। एंड जॉनसन अब भी हम सोचते हैं कि उनसे ईमानदार और उनसे कॉम्पिटेंट कंपनी पूरे वर्ल्ड में कोई है नहीं। इंडिया में अगर देखें पतंजलि के ऊपर 30 साल से CPIM के 2-3 लेडी MPs ने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया था दैट पतंजलि इज नॉट व्हाट दे क्लेम टू बी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट तक गई, अब थोड़ा बहुत असलियत निकल के आ रही है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सिस्टम के जितने पहलू हैं दे आर लोडेड अगेंस्ट द कंज्यूमर एंड फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो अब हम यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए समझना चाहते हैं। इसलिए इसके लिए द गवर्नमेंट एंड ऑल स्टेक होल्डर्स एंड ओपिनियन मेकर्स
उनका प्रेशर होना चाहिए कि रेगुलेटर जी के पास पावर ज़्यादा हो, जी। प्लस रेगुलेटर के पास स्टाफ काफ़ी हो। आई एम श्योर डॉक्टर साहब बता पाएंगे कि इंडिया में जो रेगुलेटर है FSSAI एंड अदर्स, आई डोंट थिंक दे आर फुल्ली टेक्निकली इक्विप्ड टू फाइंड आउट कि किसमें कितना हार्मफुल एडल्टरेशन ओके हो रहा है। ओके, लेकिन ये जांच पड़ताल जो होती है या जो कानून है वो क्या है, किस तरह से चेक्स देखिए, होती हैं कानून खाने तो पीने तो की? मैं आपको एक बहुत पुराना केस बता रहा हूँ। ये मोती महल रेस्टोरेंट एक होता था हाँ। दरियागंज में। अभी हाल में उसको लेके भी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, बड़ा मशहूर केस था। उनके अगेंस्ट एक केस हुआ कि वो कुल्फी में दे पुट ब्लॉटिंग पेपर ताकि मलाई ज्यादा हो। ओहो। फाइनली वो एक्विट हो गए क्योंकि उन्होंने जज साहब को ये कन्विंस कर दिया कि हमारा ब्लॉटिंग पेपर is harmless क्योंकि it is only harmful adulteration which is bad. What I'm trying to say is that the whole system is such कि जो corporate sector ज्यादा profit बना सकती है उसी को बैक करने के लिए सब लोग बैठे हैं. There's a nexus between the regulators and the makers, between the media and the makers, between the advertisement managers and the उसलिए समाज को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा. मुझे लगता है FSSAI के पास है या फिर वो बाकी एजेंसियां या बाकी गवर्नमेंट एजेंसियों के साथ, बिकॉज FSSAI अकेले नहीं काम करे तो इस कंट्री में बहुत सारी एजेंसियां हैं जो हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर्स भी हैं बाय द वे लोकल लेवल पे. अगर मतलब कंज्यूमर्स को जानना जरूरी है कि कहीं कुछ अगर अडल्ट्रेशन होता है तो हर एक जोन में, हर एक राज्य में फूड इंस्पेक्टर्स भी होते हैं जहां आप शिकायत कर सकते हैं फॉर अडल्ट्रेशन. आई थिंक अगर रेगुलेटरी बॉडीज अपने लेवल पे अगर प्रयास ना करें तो मुझे लगता है कि आप एक केला और सेव खरीदने जा रहे हो और साथ में इंस्पेक्टर का नंबर लेके घूम रहा हो, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. मुझे लगता है इसलिए भी नहीं पॉसिबल है, हम इस पर हंस जरूर सकते हैं, इसलिए भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि इतनी ज्यादा मिलावट है और ये भी कि हमको आदत हो गई है. हम शायद उन चीजों हमारे यहाँ बड़ी बात नहीं है कि लोग शॉक्ड ही नहीं हो पाते अभी. हालांकि ये MDH वगैरह का जब मामला सामने आया तो लोगों को लगा कि अरे ऐसे कैसे हो रहा है, बट इसमें अवेयरनेस बहुत ही कम है. पेनल्टी जब तक कड़ी नहीं होगी तब तक ये चीजें भी लाइटली ली जाएंगी. क्या है पेनल्टी अभी, ये भी तो जाने कि कुछ है पेनल्टी, क्या सजा होती है? कुछ होती है बट कोई ऐसी मिनिमल नहीं. सुना नहीं कि किसी को सजा हो रही है. मिलावट के लिए कोई सजा हुई जब तक होगी नहीं. जैसे हमारे अभी जो सिंगापुर में हुआ वापस गया, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन. बट इसी तरह अगर हमारी अपनी जो गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज हैं वो कुछ इनिशिएट करें ऐसे स्टेप्स कि कहीं किसी का नुकसान हो, पेनल्टी किसी फॉर्म में भी हो, तो तभी आदमी को एक फियर होता है और एक जनरल वातावरण बदलता है. उसके बिना सब कुछ चल रहा है, जब तक पकड़े ना जाओ सब कुछ चल रहा है. तो आप देख रहे हैं हम लोग और हम चर्चा कर रहे हैं इस बात पर कि क्या खा रहे हैं हम लोग, जो खा रहे हैं वो हमारे लिए कितना फायदेमंद, कितना नुकसानदेह है. चर्चा जारी रहेगी एक ब्रेक के बाद. हमें याद है कि एक रेस्टोरेंट में जो सौंफ के साथ में मिश्री दी जाती है उसमें से ड्राई आइस रख दी गई थी. यानी कि जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है वो कितना पुअर है कि किसी ने ड्राई आइस और खाने की चीज को मिला जुला के रख दिया था कि लोगों को दे दिया गया और उसके बाद हॉस्पिटलाइज करना पड़ा लोगों को. तो इट जस्ट शोज कि सिंसियरिटी कितनी है, लोग जागरूक कितने. जो हमारी जान तो है ही, जो सबसे बड़ी मुझे लगता है एक बहुत बड़ा इशू है जो फ्यूचर जनरेशंस जो हैं, जैसे इन्होंने बताया म्यूटोजेनिक, टेरिटोजेनिक, जिसमें बर्थ डिफेक्ट्स तक आ जाते हैं. तो हम अपने जान से तो खेल ही रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस, द इनोसेंट पीपल हु आर जस्ट गेटिंग सब्जेक्टेड to toxins without any fault of theirs. ओके, तो ये सब चीजें हैं. अब ये भी वक्त है जानने का. रमेश जी, आप अगर कुछ कानून के बारे में या कंज्यूमर राइट्स के बारे में या क्या पावर्स है भी वेरियस फूड एजेंसीज के, अगर कुछ बता सके हमें तो, ताकि कुछ जागरूकता बढ़े. वो तो मेरे ख्याल है FSSAI के टैग पर साथ बैठे हुए हैं, एक्स तो वो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे रूल्स के बारे में. मैं केवल 2-3 चीजें चलेगा. जब मैंने देखा मैंने इसे तो मुझे आश्चर्य हुआ, चूंकि ये गैस है तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट से तो नहीं आ सकता, क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज में आएगा तो पेस्टिसाइड्स के जो रेजिड्यूज हैं वो आते हैं, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है कि पेस्टिसाइड्स का यूज होता है. वैसे स्पाइसेज में पेस्टिसाइड्स का यूज उतना नहीं होता,
मैंने पोर्ट ब्लेयर में टी स्पाइसेस पे देखा है अपने अंडर में काम होते हुए, उस पर हम लोग बहुत ज्यादा यूज नहीं करते। जहाँ तक टी स्पाइसेस की बात है, जैसे आपका काली मिर्च है या दालचीनी है, ये ऑल दैट। जो एथिलीन ऑक्साइड है, ये बेसिकली एक एजेंट है जो कि स्टरलाइजेशन के काम आता है, मेनली मेडिकल इक्विपमेंट्स के सर्जरी में जो लोग यूज करते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, तो इसमें यूज करते हैं वो स्टरलाइजेशन के लिए, ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके। जो इसकी जो लिमिट है वो 200 से 800 मिलीग्राम पर केजी के बीच में इसकी रेंज है। मुझे लगता है कि जैसा जो इन्फ्लुएंसर बैठे हैं वो बता रहे थे कि नहीं, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, स्पेशली एक्सपोर्ट के लिए, वो लोग इसका 4 चीजें उसमें होती हैं। गैस की कंसंट्रेशन क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, और कितना टाइम तक आप करते हैं। इनमें जो है, जो बाहर के लिए यूज हो रहा है एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, उसमें ये थोड़ा ज्यादा करते रहे हैं ताकि उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ सके। बेस्ट चीज है सेल्फ लाइफ हटाने के लिए उनसे, क्योंकि इसको हटाने का बहुत अच्छा तरीका है कि उसके बाद एरिएशन से इसको हटाया जा सकता है। तो गैस है, आफ्टर ऑल गैस हो जाएगी। तो उसका यही है कि फोर्स किया जाए उन कंपनी को कि नहीं, आप एरेशन करिए और उसके बाद से सेल्फ लाइफ को आप कम दिखाइए। कोई वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा सेल्फ लाइफ हो, जैसे उन्होंने कहा। तो इसलिए बेस्ट चीज वही है कि हम प्रोसेसिंग में, थैंकफुली कि जो पेस्टिसाइड रेजिड्यूज इसमें नहीं मिले हैं, इसका मतलब हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वहां से नहीं आ रहा है, ये प्रोसेसिंग में आ रहा है, जिसको कंट्रोल करना बहुत आसान है। प्रोसेसिंग में आ रहा है तो कंट्रोल करना आसान है, पर प्रोसेसिंग में ये ना डले, इसके लिए कहाँ से दबाव आ सकता है? या गवर्नमेंट्स के ऊपर ये चेक्स नहीं है ज़्यादा कि ये अनकंट्रोल्ड लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स अगर मिला करते हैं तो? देखिए, जितने भी पेस्टिसाइड्स, कोई एक रेगुलेशन होगा ना कि कितना परमिसिबल लिमिट है। अब वो परमिसिबल लिमिट को क्रॉस करते हैं तो जब चेक्स नहीं होते हैं तभी तो हो रहा है। नहीं, नियम सब हैं और वो परमिसिबल लिमिट्स का लिस्टिंग भी है। हाँ। लेकिन उसको पकड़ेगा कौन, उसको जांचेगा कौन है? उसके पास लैब है कि नहीं? हिंदुस्तान में क्या सिचुएशन है? आप तो FCI में रहे हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो पकड़ने को कोई लोग हैं, जांच होती है, लैब्स हैं, टेस्टिंग होती है? देखिए, FCI में तो बेसिकली वो तो अलग है, ग्रेन्स हैं। बेसिकली व्हाट इज कॉल्ड नंगा अनाज, उसको प्रोक्योर करते हैं। जी। उसको देखने में ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होता। हाँ। प्रॉब्लम होता है व्हेन समथिंग इज प्रोसेस्ड। जब उसका आप कॉर्नफ्लेक्स बनाएंगे या मूसली बनाएंगे, उसमें शायद शुगर डाल देंगे टू मेक इट बेटर। नाउ इन दैट शुगर, लाइक सेरेलैक, वो शायद कोई हार्मफुल चीज़ डाल देंगे। सो देयरफॉर जो प्रोसेस्ड चीज़ है उसको जांचने के लिए आई थिंक द रेगुलेटर के पास ज़्यादा अच्छा लैब्स होने चाहिए। लैब शुड बी वेरी वेल ट्रेन्ड एंड इक्विप्ड, एंड ऑफ कोर्स द पनिशमेंट शुड बी वेरी बट देयर इज अभी तक कुछ ऐसा है नहीं ना, पनिशमेंट भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पतंजलि के ऊपर क्या करती नहीं, अभी तक तो पतंजलि एक कंपनी है, नेस्ले के ऊपर क्या हुआ, दुनिया भर की और कंपनीज हैं, वो भ्रामक एड्स दे रही हैं, उनके ऊपर क्या हुआ? इकोनॉमिक्स ओवरराइड एवरीथिंग। बिग कॉर्पोरेट्स को कोई नहीं उतना पकड़ पा रहा है। बट स्टिल वी कैन नॉट बी मार्केटिंग बजट, आई थिंक बिग मार्केटिंग, वो सब जगह वही दिखते हैं। तो लोगों, आपके अगर मेरे मन में कुछ डाउट है या मैं कुछ बताना चाहता हूँ, what will be my medium? Can I spend few $1 million on that? We don't have. मैगी के बारे में पता चला लेड होता है, MSG होता है। मैगी अभी भी यूज होती है। मतलब ऐसी वैसी नहीं होती है। पहाड़ों में जाए तो सिर्फ मैगी दिखाई देती है। शुद्ध हवा के साथ आप इतना एडजस्ट कर सकते हैं। बट तो फिर मैगी में क्या नुकसान है बता दीजिए। बहुत सारे लोग मैगी खाने वाले यहाँ बैठे होंगे और देख रहे होंगे। मुझे लगता है कि वो लेड और MSG था, अचानक से जैसे रिपोर्ट आई कि इट मे लीड टू कैंसर। कैंसर वैसे ही बर्ड है जिसका महिमा मंडन बहुत किया जाता है, और एज ए कैंसर स्पेशलिस्ट हम लोग को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़े हैं, नंबर ऑफ केसेस ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहे हैं हर एक साल। अभी इंडिया में हर एक साल करीब 14 लाख नए केसेस आते हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली 8 लाख के करीब डेथ होती है, और आई थिंक कोई फैमिली बची नहीं है कैंसर नहीं हो। सो MSG लेड के बारे में गवर्नमेंट ने इंक्वायरी करी और पाया कि जो भी क्लेम किया जा रहा था वैसा कुछ नहीं है, एंड दे गिवन ए फ्री क्लीन चिट टू देम। हम लोग में ये चर्चा जारी रहेगी, किस तरह से हम सावधान रहें प्रेजर्वेटिव से, केमिकल से बचने के लिए जो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं।
सर रेवंत के पास चलूं, आप हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं, तो हेल्थ इन्फ्लुएंसर का मतलब और उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? रेवंत, आपने कुछ टिप्स बताई थी जब आप किसी प्रोडक्ट को एंडोर्स करते हैं, आपने बताया आप क्या करते हैं, पर आपने शायद बॉर्नवीटा वगैरह को भी एंडोर्स किया है पहले, पर अब आप कितने केयरफुल हैं? और आप चूँकि आपको बहुत सारे लोग, स्पेशली यंग लोग देखते होंगे, तो बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। हेल्थ के लिए आप क्या लोगों को टिप देते हैं? नहीं, डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। मैं आपको करेक्ट करूंगा, मैं बॉर्नवीटा को इंडोर्स नहीं किया था, मैं बॉर्नवीटा को एक्सपोज किया था। ओके, एक्सपोज किया था। अच्छा, चलिए, क्या एक्सपोज किया था आपने उस वक्त? कि उसमें बहुत ज्यादा शुगर है, वो मार्केट कर रहे हैं कि तन की शक्ति, मन की शक्ति, तैयारी जीत की, लेकिन मेरे हिसाब से वो तैयारी डायबिटीज की है। तो मैं ये सब बोला था और बहुत कुछ हंगामा हुआ था, लीगल नोटिस हुआ था और बहुत कुछ और भी हुआ था, और ये काफी हद तक बहुत लोग ने पहली बार जाना कि वो एक्चुअली उतने ज्यादा हेल्दी नहीं है जितना वो बोलते हैं। तो मैं फॉल्स मार्केटिंग के बारे में बहुत बोलता हूँ। तो मैं जो कि बहुत अच्छा, जो हम लोग बात करेंगे, जब लोग जानेंगे या उनके ऊपर दबाव बनेगा, तो आप जैसे हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स ये कर सकते हैं और आप कर रहे हैं बहुत अच्छा काम। और आप कुछ बता रहे थे इसमें? नहीं, मैं आप सब लोग को बोलूंगा, सब व्यूअर्स को बोलूंगा, कोई भी पैकेट खरीदने के पहले हम गलती क्या करते हैं, हम सिर्फ फ्रंट ऑफ द पैकेज के हिसाब से जाते हैं। तो उसमें सिर्फ कंपनी वही अपनी अच्छाई लिखते हैं, लेकिन सबको बोलूंगा प्लीज पैकेट को घुमाइए और उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट और न्यूट्रिशन लेबल पढ़िए। अगर पढ़ना नहीं आता तो ट्राई करिए सीखने का, बट वहीं पर ज्यादातर सच्चाई लिखा हुआ है। तो फ्रंट ऑफ द पैकेज के हिसाब से मत जाइए, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट के हिसाब से नहीं जाइए। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट से बिल्कुल मत जाइए कि कौन क्या बेच रहा है, वो सब अपने अपने प्रॉफिट के लिए बेच रहे हैं। आप देखिए कि उसमें है क्या, आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। एक टिप आपसे लूँगी, लोगों को आप अच्छे हेल्थ के लिए सजेस्ट करें, पर कुछ सवाल और आपका एक्सपीरियंस, आप फूड के क्षेत्र में काम करती हैं, माइक देंगे यहाँ पे? Yeah, hi, myself Zenith Chaudhary and I'm a trained food technologist. जी. So I have worked with the operations and management production unit of many big Food names. technologist मतलब कि उसमें My क्या degree काम? is in food technology. जी, and तो आप I have worked with this whole हिंदी processing में बोलिए, जी। हाँ ठीक है। So मैंने प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन और पैकेजिंग की इंडस्ट्री के साथ काम किया है। जी। और फॉर ए सर्टेन टाइम पीरियड जो है मैंने फूड रिसर्च एंड एनालिटिकल सेंटर लेबोरेटरीज के साथ भी काम किया क्या है। पाया आपने उस दौरान? मैं ये कह सकती हूँ ब्रॉडली कि शायद ही कोई एक भी ऐसा फूड ब्रांड, बिगर से बिगर नेम लीजिए, छोटे से छोटा नाम लीजिए, जो प्रिस्क्राइब्ड उनका परसेंटेज होता है उनसे कहीं ज़्यादा जो है ना केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं या सोल्ट्स हैं डिफरेंट काइंड के, वो उसके अंदर पाए जा रहे हैं। अब आप जैसे थोड़ी देर पहले आप पूछ रहे थे कि इनको रेगुलेटरी बॉडीज़ कौन है, तो जो कोई भी चीज़ मार्केट में आती है उसको NABL जो लेबोरेटरीज़ हैं वो एक्रेडिट बॉडी है, वो उसको प्रिस्क्राइब करती है कि दिस इज़ ओके फॉर कंजम्पशन। सो एज ए लेमैन अगर मैं बात करूँ, चलिए मैंने पढ़ाई की अगर, लेकिन मुझे नहीं पता, मैं उसकी पैकेजिंग के भी पीछे देख लेती हूँ, मुझे पता चल गया कि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड है, दे वॉन्ट राइट इथाइलिन ऑक्साइड, दे विल राइट प्रिजर्वेटिव्स, राइट। जो प्रिजर्वेटिव की बहुत बड़ी कैटेगरी है, ठीक है, उसके बाद उसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है और इस वाले पैकेट के अंदर कितना है, तो ये जो गैप है, मार्जिन है, ये आम आदमी को नहीं पता। मेरा ये सवाल है कि जैसे MDH मसाले हैं या जो भी हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं, हम अपने बच्चों को बोलते हैं या हमें बोला जाता है कि आप बाहर की चीज़ें ना खाओ। अब ऐसा लग रहा है कि घर की चीज़ों में में जितने पैकेट हैं, मुझे याद आ रहा है, सब में एडेड प्रिजर्वेटिव्स लिखा होता है और वो देख के फिर हम सोचते हैं होगा लिमिट में ही होगा और अपने गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं। तो अब तो क्या बोले बच्चों को कि बाहर पिज़्ज़ा बर्गर खाओ, घर का खाना छोड़ दो, क्या करें? मतलब बिल्कुल कन्फ्यूजन वाली स्टेज है कि करें क्या। जो घर में खाना बन रहा है उसमें भी सब एडेड प्रिजर्वेटिव है, तो लोग तो बड़े परेशान हैं। बहुत जागरूक रहने की ज़रूरत है। किसी और का कोई सवाल इसमें से? आपका क्या कंसर्न, क्या चिंता, बहुत फिक्र होती होगी कि क्या मुझे फिक्र ये होती है कि मेरा एक छोटा बच्चा है, तो अब अगर हम, जैसे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, तो मैं तो पैकेट फूड दे भी सकती हूँ ना बच्चों को। सेरेलैक पे मैं बिलीव कर सकती हूँ, या मैं किसी भी प्रोडक्ट पे, बहुत हाईली ब्रांड है, इन पे बिलीव कर सकते, जॉनसन्स पे हम बिलीव कर सकते थे, लेकिन अब हम किस प्रोडक्ट पे बिलीव करें? क्योंकि ये तो सीधे बच्चे की जान के साथ भी खतरा है, बिकॉज जो एडेड शुगर्स होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत सारी बीमारियां लेकर आते हैं, और जबकि हमें मना किया जाता है कि बच्चों को शुगर देनी ही नहीं। छोटा सा मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगी कि ये एडेड शुगर कितना नुकसानदेह और क्यों नुकसानदेह बच्चे के लिए, किस तरह की बीमारियां खड़ी कर सकता है? शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट देते हैं तो उससे ओबेसिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और मुझे लगता है कि इसको अवॉइड करना चाहिए। और मुझे लगता है कि मेरे आसपास शायद
मेरा जो सराउंडिंग है उतना मॉडर्न नहीं है कि कभी मैंने किसी को सेरेलैक या बाकी ऐसी चीज़ें यूज़ करते नहीं देखा। अच्छा। या कॉम्प्लान। और मैं हमेशा कहूँगा कि ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी को सोचना चाहिए कि जब भी कोई बड़े सेलिब्रिटी के साथ कोई न्यूज़ एडवर्टीजमेंट लेके आ रहा है बड़ी कंपनी, अगर वो क्लेम कर रहे हैं तो उनको उस क्लेम का ना स्टडीज़ मांगना चाहिए। तो आप देख रहे हैं हम लोग, लौटते हैं एक ब्रेक के बाद। रेवंत, आपको इसकी जानकारी होगी कि अब लोगों के ऊपर ये एक बाइंडिंग है कि पेड पार्टनरशिप भी लिखना पड़ता है कि क्या आपने पैसे लेकर इसको प्रमोट किया या कैसे कर रहे हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स भी ये लिखते हैं। रेवंत, ये जरूरी हो गया और इससे आपको लगता है कि फर्क पड़ता है? फिर थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन पेड पार्टनरशिप लिख भी दोगे लेकिन तभी भी बड़े से बड़े बॉलीवुड एक्टर, बड़े से बड़े स्पोर्ट्स स्टार्स भी तभी भी पेड पार्टनरशिप लिख भी देंगे, लेकिन तभी भी वो सॉफ्ट ड्रिंक पे प्रमोट कर रहे हैं। तो मतलब इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। थोड़ा के लोगों को समझ में आए कि हाउ टू स्टे हेल्दी, हम क्या खा रहे हैं, कितना कैसे ध्यान दें। इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, बट थोड़ी मेहनत ज़रूर है जी इसमें, क्योंकि हमें ये सब पता है कि बाहर का खाने में प्रॉब्लम्स हैं और कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है एट दिस पॉइंट। ये जैसी फोरम्स हैं, ये अपने इसके द्वारा आप अपनी आवाज़ उठाएं, डिमांड करें सेफ फूड। जिस चैनल में आप जाएं, जिस ज़रिए को आप पकड़ें इन टर्म्स ऑफ मेकिंग योर वॉइस हर्ड, उसको और एम्पलीफाई करें जिससे सरकार तक ये बातें पहुँचे और एक डिमांड करी जाए फॉर सेफ फूड, एंड दैट इज इंक्लूडिंग ऑल स्टेक होल्डर्स। पर लोगों के खाने पीने की कुछ सलाह दे दीजिए कि कैसे क्या। और उसमें ये है कि देखिए, मसालों की क्योंकि बात हो रही है तो मैं तो कहूँगी कि घर में मसाले पीसिए ना, एक मिक्सी तो है, लाके अपने आप पीसिए सेफ। कोई एक संडे निकाल लीजिए, उसमें आप अपने वर्किंग भी हो तो आपको आधा घंटा 1 घंटा इसमें इन्वेस्ट करेंगे। इट्स योर ओन हेल्थ। दूसरा, जहाँ पे भी पॉसिबल है, ये थोड़ा सा मैं समझूंगी बहुत प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन जहाँ पर हो सकता है आप अपने पैचेस में अपने लिए खाना उगाएं। जितनी चीज़ें आप फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगा सकते हैं घर पे उगाएं। फिर आके सब लोगों को वापस कृषि पर ही जाना चाहिए अब। जो हालत है ना, हो सके जहाँ तक हो सके। बिल्कुल। और तीसरा ये है कि ऑर्गेनिक जहाँ तक हो सके, थोड़ा सा कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो प्राइसेस भी नीचे जाती हैं, स्पेसिफिकली बच्चों के लिए और जो फीडिंग मदर्स हैं। और बाकी एक अपनी गट हेल्थ को प्रमोट करें। गुड गट हेल्थ से जितनी भी हमारी जो पॉइजन्स हैं वो हम उसको, और गुड गट हेल्थ प्रमोट कैसे होगा वो एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट अलग है बात करने के लिए, लेकिन ये जरूर केमिकल से दूर होकर ही गुड गट हेल्थ बनती है। पैकेज फूड से एक सिंपल बात हमेशा किसी ने बताई है, कहीं मैंने अक्सर पढ़ी है कि जितना खाना पैकेट से निकलता है वो आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है, तो पैकेट से निकले हुए खाने को थोड़ा सा एक क्वालिफिकेशन है। कई चीजें ऐसे हैं कि विच आर जस्ट पैक्ड इन अ टेट्रा पैक, उसमें कुछ ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि प्रोसेस्ड फूड जिसकी लंबी शेल्फ लाइफ है, इस तरह के खाने को अवॉइड करें। लंबे इंग्रेडिएंट्स हैं, लंबे जो आपको समझ नहीं आ रहे उनको दूर कर दो। तो चलिए, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कोशिश हमारी यही थी कि इस पर बातचीत हो और इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे अगर ये बातचीत होती रही तो कम से कम जागरूकता जरूर बढ़ेगी। शुक्रिया हमारे साथ शामिल होने के लिए।